गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम लोग देखेंगे गुलाम वंश से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं सब देख लेंगे आज A to Z। कोई भी एग्ज़ाम में इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। इसके पहले वीडियो में हम लोग देखे थे मध्यकालीन भारत का इतिहास से संबंधित कुछ ऑब्जेक्टिव। उसके आगे आज हम लोग देखेंगे गुलाम वंश से संबंधित कुछ ऑब्जेक्टिव। पहले वन लाइनर देख लेते हैं हम लोग, उसके बाद ऑब्जेक्टिव देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्या है, गुलाम वंश के संस्थापक कौन था। गुलाम वंश के संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक था। उसके बाद देखिए गुलाम वंश की स्थापना कब की गई। गुलाम वंश की स्थापना कब की गई? तो कब किया गया? 1206 में। उसके बाद आगे देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक कहाँ के गवर्नर था? दिल्ली के था। कहाँ के था? दिल्ली के था। कुतुबुद्दीन ऐबक को किसने दास मुक्त कर दिया? किसने किया था? गौर के सुल्तान गयासुद्दीन महमूद ने, यानी मोहम्मद गौरी ने दास से मुक्त कर दिया था। उसके बाद आगे देखिए, उसके बाद आगे क्या है? ढाई दिन का झोपड़ा नामक विख्यात मस्जिद का निर्माण किसने किया था? किसने करवाया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक हो जाएगा। कौन करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक की शादी किससे हुई? यलदौज की बेटी से। उसके बाद आगे देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु लाहौर में किस खेल खेलते हुई थी? तो चौगान खेलते समय 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई थी। 1206 नहीं, 1210 में चौगान खेलते समय। उसके बाद आगे देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक को अन्य किस नाम से जाना जाता था? लाख बख्श। किस नाम से? लाख बख्श। क्यों? क्योंकि ये लाखों का दान देता था, दानवीर था। कुतुबुद्दीन ऐबक का राज्याभिषेक जून 1206 में कहाँ हुआ? लाहौर में हुआ था। कहाँ हुआ था? लाहौर में। उसके बाद आगे देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी बहन की शादी किससे करवाई? इल्तुतमिश से। अपनी बहन की शादी किससे करवाई? इल्तुतमिश से। उसके बाद आगे देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक को सुल्तान के रूप में कब मान्यता मिली? 1208 में। कब मिला? 1208 में। किसने कुतुबुद्दीन ऐबक को सुल्तान स्वीकार कर छत्र, राजकीय पताका, सिंहासन एवं नकारा भेंट की? तो गयासुद्दीन ने। किसने किया? गयासुद्दीन ने। उसके बाद आगे देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक ने गौरी के भारतीय सल्तनत में किस हैसियत से पद पर कार्य किया? मलिक एवं सिपह सलार। यानी वो सिपाही के तौर पे गद्दी पे बैठा था, राजा के तौर पे नहीं। उसके बाद आगे देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक को हातिम द्वितीय की संज्ञा किस कारण से दी गई? दानशीलता एवं उदारता का कारण। किस कारण से? दानशीलता एवं उदारता का कारण। उसके बाद आगे देखिए हसन निजाम एवं फरब मुद्दवीर को किसका संरक्षण प्राप्त था? कुतुबुद्दीन ऐबक का। उसके बाद आगे देखिए कुतुब मीनार कुतुबुद्दीन ऐबक ने किसकी स्मृति में बनवाया? तो कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के स्मृति में। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के स्मृति में कुतुब मीनार का नींव रखा था। उसके बाद आगे देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक का अर्थ क्या होता है? कुतुबुद्दीन ऐबक का अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है चंद्रमुखी। क्या अर्थ होता है? चंद्रमुखी। उसके बाद आगे देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक का सहायक सेनापति कौन था? बख्तियार खिलजी था। कौन था? बख्तियार खिलजी था। उसके बाद आगे देखिए आगे क्या है? नालंदा विश्वविद्यालय को किसने नष्ट किया था? बख्तियार खिलजी। किसने किया था? बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक के सेनापति था। कुतुबुद्दीन ऐबक को कहाँ दफनाया गया? कुतुबुद्दीन ऐबक को कहाँ दफनाया गया? लाहौर में दफनाया गया। सल्तनत काल की राजकीय भाषा क्या थी? फारसी थी। सल्तनत काल की राजकीय भाषा क्या थी? फारसी थी। उसके बाद आगे देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक के पुत्र का नाम क्या था? आराम शाह। कुतुबुद्दीन ऐबक का पुत्र का नाम क्या था? आराम शाह नाम था। क्या था नाम? आराम शाह नाम था। उसके बाद आगे देखिए आराम शाह कितने महीने तक सिंहासन पर रहा? 8 माह तक सिंहासन पर रहा। उसके बाद आगे देखिए आराम शाह की हत्या किसने कर दिया? आराम शाह की हत्या किसने कर दिया? तो इल्तुतमिश ने कर दिया। आराम शाह की हत्या इल्तुतमिश ने कर दिया। इल्तुतमिश कब गद्दी पर बैठा? 1211 में बैठा। कब बैठा? 1211 में बैठा। उसके बाद देखिए इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक के क्या था? गुलाम एवं दामाद था। इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक के क्या था? गुलाम एवं दामाद था। फिर उसके बाद आगे देखिए इल्तुतमिश का पूरा नाम क्या है? शम्स उद दीन इल्तुतमिश।
इल्तुतमिश का पूरा नाम क्या है? शम्सुद्दीन इल्तुतमिश। उसके बाद आगे देखिए, सुल्तान बनने के पूर्व इल्तुतमिश कहाँ के सूबेदार था? तो बदायूं के सूबेदार था। कहाँ के सूबेदार था? बदायूं के सूबेदार था। उसके बाद आगे देखिए, गुलाम चालीसा का गठन किसने किया था? गुलाम चालीसा का गठन किसने किया था? इल्तुतमिश ने किया था। यानी चालीसा का गठन किसने किया था? इल्तुतमिश किया था। उसके बाद आगे देखिए, कब इल्तुतमिश ने एल्दौज को तराइन के मैदान में पराजित किया? तो कब किया था? 1215 में किया था। कब पराजित किया? 1215 में पराजित किया। इल्तुतमिश को वास्तविक सुल्तान का दर्जा 1229 ईस्वी में किससे प्राप्त हुआ? बगदाद के खलीफा से। किससे प्राप्त हुआ? बगदाद के खलीफा से प्राप्त हुआ, सुल्तान का दर्जा प्राप्त हुआ, यानी मान्यता मिला बगदाद के खलीफा से। उसके बाद आगे देखिए, आगे क्या है? इल्तुतमिश ने कौन सी उपाधि धारण की? नासिर अमीर उल मोमिन। कौन सी उपाधि धारण की? नासिर अमीर उल मोमिन की। नासिर अमीर उल मोमिन की। उसके बाद आगे देखिए, सर्वप्रथम शुद्ध अरबी सिक्का किसने चलाया? तो इल्तुतमिश ने चलाया। उसके बाद आगे देखिए, कौन सा शासक राजधानी को लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित किया? तो इल्तुतमिश ने किया था। ख्वाजुमुद्दीन चिश्ती की दरगाह को किसने बनवाया? तो इल्तुतमिश ने बनवाया। उसके बाद आगे देखिए, मध्य एशिया के मंगोलों का नेता कौन था? मध्य एशिया के मंगोलों का नेता चंगेज खां था। कौन था? चंगेज खां। चंगेज खां ने भारत पर कब आक्रमण किया? 1221 में किया था। उसके बाद कौन अपने को ईश्वर का अभिशाप कहता था? चंगेज खां। कौन अपने को ईश्वर का अभिशाप कहता था? चंगेज खां। मंगोल के आक्रमण से भारत को किसने बचाया? इल्तुतमिश ने बचाया। इल्तुतमिश ने किसे अपना उत्तराधिकारी घोषित किया? अपनी पुत्री रजिया को। रजिया सुल्तान को उत्तराधिकारी घोषित किया, क्योंकि उसके बेटे क्या थे? निकम्मा थे, योग्य नहीं थे, अयोग्य थे। उसके बाद देखिए, इल्तुतमिश की मृत्यु कब हुई? 1236 में। कब मृत्यु हुई? 1236 में। उसके बाद आगे देखिए, अमीरों ने इल्तुतमिश का उत्तराधिकारी किसे बनाया? रुकनुद्दीन फिरोज को। अमीरों ने इल्तुतमिश का उत्तराधिकारी किसको बनाया? रुकनुद्दीन फिरोज को। किसको बनाया? रुकनुद्दीन फिरोज का। लेकिन रुकनुद्दीन फिरोज क्या था? अयोग्य था, इसलिए इसको हटा के कौन बन गई शासिका? रजिया सुल्तान बन गई। रजिया सुल्तान को दिल्ली की जनता ने ही गद्दी पर बैठाया था। उसके बाद आगे देखिए, रजिया ने कैसी वस्त्र पहनकर जनता से न्याय मांगा? लाल वस्त्र धारण करके जनता से वो मतलब बोली कि हमें आप लोग शासक बना दीजिए, हम आप लोगों को हितों का ख्याल रखेंगे। इसलिए मतलब जनता के द्वारा सहयोग करके इसको गद्दी पे बैठाया जाता है। उसके बाद आगे देखिए, रजिया को कब जनता तथा अमीरों ने गद्दी पर बैठाया? 1236 में। कब बैठाया? 1236 में। उसके बाद आगे देखिए, रजिया ने किसको अमीर अखनूर नियुक्त किया था? मलिक याकूत को। मलिक याकूत इसका प्रेमी था, रजिया के प्रेमी था। उसके बाद आगे देखिए, आगे क्या है? रजिया ने किसे तरहिंद भतिंडा का इक़्तेदार नियुक्त किया? अल्तुनिया को नियुक्त किया। फिर अल्तुनिया से शादी कर लेती है वो। रजिया ने किससे विवाह की? अल्तुनिया से। किसने रजिया को हिंदू डाकू से हत्या करवा दी? बहराम शाह। किसने करवा दी? बहराम शाह। उसके बाद आगे देखिए, आगे क्या है? दिल्ली सल्तनत की प्रथम तुर्क महिला शासिका कौन थी? तो ये रजिया सुल्तान थी। कौन थी? रजिया सुल्तान थी। यह हो जाएगा। रजिया को अपदस्थ कर तुर्की सरदार ने किसे दिल्ली की गद्दी पर बैठाया? तो मुइज़ुद्दीन बहराम शाह को। किसको? मुइज़ुद्दीन बहराम शाह को। उसके बाद आगे देखिए, सुल्तान का अधिकार कम करने के लिए कौन से नए पद का गठन किया? नायब नामक पद का। नायब मामलिकात। यह बहुत महत्वपूर्ण पद था। यह हो गया। उसके बाद आगे देखिए, प्रथम नायब किसे नियुक्त किया गया? तो एतगीन को। किसे नियुक्त किया गया? एतगीन को नियुक्त किया गया था। बहराम शाह की हत्या किसने की? तो दिल्ली के तुर्क सरदारों ने। बहराम शाह की हत्या किसने की? दिल्ली के तुर्क सरदारों ने। उसके बाद आगे देखिए, बहराम शाह का उत्तराधिकारी कौन बना? अलाउद्दीन मसूद शाह। कौन बना? अलाउद्दीन मसूद शाह। उसके बाद मसूद शाह ने अपना अमीर हाजिब किसे बनाया? बलबन को। किससे बनाया? बलबन को। कब बलबन ने मसूद शाह के स्थान पर नसरुद्दीन महमूद की सुल्तान बनाया? तो 1246 में बना दिया। नसरुद्दीन ने राज्य की समस्त शक्ति किसे सौंप दिया? बलबन को। नसरुद्दीन महमूद बलबन के दामाद था। उसके बाद आगे देखिए, नसरुद्दीन ने बलबन को कौन सी उपाधि दी? उलुग खां की। कौन सी उपाधि? उलुग खां की। उसके बाद आगे देखिए, बलबन ने अपनी पुत्री की शादी किससे की? सुल्तान
नसरुद्दीन से, सुल्तान नसरुद्दीन से, यानी बलबन से पहले जो शासक था नसरुद्दीन, सुल्तान नसरुद्दीन। बलबन ने किसे समझौता कर पंजाब में शांति स्थापित किया? किसे समझाकर पंजाब में शांति स्थापित किया? तो मंगोल के नेता हलाकू से, मंगोल के नेता हलाकू से समझौता किया। उसके बाद आगे देखिए, नसरुद्दीन महमूद की मृत्यु के बाद उसका उत्तराधिकारी कौन बनता है? बलबन बनता है। ऐसे नसरुद्दीन महमूद की हत्या कर देता है, बलबन क्या करता है? हत्या कर देता है। उसके बाद आगे देखिए, गयासुद्दीन बलबन किस जाति का था? इलवरी तुर्क था। किस जाति का था? इलवरी तुर्क था। किस जाति का था बलबन? इलवरी तुर्क था। बलबन को किसने खरीद कर दिल्ली लाया था? ख्वाजा जमालुद्दीन बसरी, ख्वाजा जमालुद्दीन बसरी। ऐसे बलबन को मतलब क्या होता है, इसके मतलब माता पिता बेच देते हैं। उसके बाद देखिए, रजिया के शासनकाल में बलबन कौन सा पद पर था? अमीर शिकार। रजिया के शासनकाल में बलबन किस पद पे था? अमीर शिकार पे, अमीर शिकार के पद पे था। इल्तुतमिश द्वारा चालीसा दल को किसने समाप्त किया? इल्तुतमिश द्वारा जो चालीसा दल बनाया गया था उसको किसने समाप्त कर दिया? तो बलबन ने समाप्त कर दिया था। क्यों समाप्त किया था? क्योंकि चालीसा का अधिकार ज़्यादा हो गया था, जिसको चाह रहा था उसको गद्दी पर बैठा रहा था और जिसको चाह रहा था गद्दी से उतार रहा था, यानी प्रशासन तंत्र में ज़्यादा हस्तक्षेप हो गया था चालीसा का। इसलिए सबसे पहले बलबन क्या किया कि चालीसा को ही धीरे धीरे करके समाप्त कर दिया। उसके बाद आगे देखिए, मेवाड़ों के विद्रोह का दमन किसने किया? गयासुद्दीन बलबन ने। मेवाड़ों के विद्रोह का दमन किसने किया? गयासुद्दीन बलबन ने किया। उसके बाद आगे देखिए, फारसी के प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो तथा अमीर हसन किसके दरबार में रहते थे? बलबन के दरबार में रहते थे। उसके बाद आगे देखिए, बलबन ने अपने विरोधियों के प्रति कौन सी नीति अपनाई? लौह एवं रक्त की नीति अपनाई। उसके बाद आगे देखिए, आगे कुछ और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आगे क्या है, बलबन ने खुद को किसका वंशज बताया? अफरासिया वंश का बताया। बलबन ने खुद को अपने को क्या बताया? अफरासिया वंश को बताया। अफरासिया वंश को इसलिए बताया क्योंकि उच्च कुल के अफरासिया वंश के थे, इसलिए अपने आप को भी अफरासिया वंश बताता था। बलबन की न्याय व्यवस्था कैसी थी? निष्पक्ष था। कैसा न्याय व्यवस्था था? निष्पक्ष। उसके बाद बलबन की मृत्यु कब हुई? 1286 में। कब हुई? 1286 में। बलबन का उत्तराधिकारी कौन बना? कैकूबाद। बलबन का बेटा था कैकूबाद, ये उत्तराधिकारी बनता है। उसके बाद कैकूबाद का सेनापति कौन था? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। कौन था? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी था, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। उसके बाद कैकूबाद की मृत्यु कैसे हुई? जलालुद्दीन खिलजी के द्वारा हत्या कर दिया जाता है। यानी कैकूबाद को क्या हो जाता है ना कि इसको लकवा मार देता है। लकवा मारने के कारण इसका शरीर अपंग हो जाता है, यानी शासक योग नहीं रहता है। तो इसका फिर मतलब क्या कर देता है, इसके जगह पे, कैकूबाद के जगह पे इसका बेटा क्यूमर्स गद्दी पे बैठता है। और क्यूमर्स का अल्प आयु रहता है, तो अल्प आयु रहने के कारण क्या करता है कि क्यूमर्स को बंदी बना लेता है और कैकूबाद को हत्या कर देता है। उसके बाद गुलाम वंश का अंतिम शासक, तो अंतिम शासक कौन हो जाएगा? क्यूमर्स हो जाएगा। कौन हो जाएगा? क्यूमर्स हो जाएगा। शमसुद्दीन क्यूमर्स हो जाएगा। कुतुब उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो किसके द्वारा किया गया था? कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा किया गया था। उसके बाद देखिए, किसने इक्तदारी प्रथा चलाई? इक्तदारी प्रथा चलाई, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये इक्तदारी, किसने इक्तदारी प्रथा चलाई? तो इल्तुतमिश ने चलाई। कुतुब मीनार के कार्य को किसने पूरा किया? इल्तुतमिश ने किया। किसने किया? इल्तुतमिश ने पूरा किया। नींव किसने रखा था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखा था। अलाई दरवाज़ा किसका मुख्य द्वार है? कुतुब मीनार का। अलाई दरवाज़ा किसका मुख्य द्वार है? कुतुब मीनार का। किसे कुरान का पाठ करने वाला कहा जाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक को, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक जो था कुरान को ऐसे ही याद रखा था, कंठस्थ याद रखा था, और वो एक बार में लगातार पढ़ देता था पूरा कुरान को, इसीलिए इसे कुरान खां बोला जाता था। उसके बाद देखिए, दिल्ली सल्तनत कालीन शासक को मिन्हाज ने हातिम ताई द्वितीय की संज्ञा दी। कुतुबुद्दीन ऐबक को किसने दिया? किसने संज्ञा दिया? हातिम ताई द्वितीय का संज्ञा किसने दिया? मिन्हाज ने दिया। मिन्हाज उस सिराज ने दिया। ये हो जाएगा। दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान कौन था जिसने दोआब के आर्थिक महत्व को समझा? दोआब के आर्थिक महत्व को समझा, यानी इल्तुतमिश। ये जो गंगा यमुना वाला दोआब हो गया, उस क्षेत्र का मतलब आर्थिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण था, इसलिए उसको आर्थिक दृष्टि से उसको महत्व देने के लिए उस पर काफ़ी ज़्यादा ध्यान दिया, क्योंकि ये जानता था कि जिसका अधिकार गंगा यमुना दोआब पे, वो पूरा देश पे अधिकार कर सकता है। उसके बाद आगे देखिए, किसने तुर्क के चेहलगानी या चालीसा दल का गठन किया? तो इसने इल्तुतमिश गठन किया था। इसको समाप्त किसने किया? समाप्त बलबन ने किया था। उसके बाद आगे देखिए,
के राज दरबार में सिजदा, घुटने पर बैठकर शीश नवाना, यानी घुटने पर बैठकर सर को झुकाना, और पावोस का मतलब पाव को चूमना की परिपाटी चलाई। तो बलबन ने चलाया था। सिजदा और पावोस की नीति किसने चलाया था? बलबन ने चलाया था। इसलिए चलाया था क्योंकि उसके जितने मतलब सरदार वगैरह थे या फिर चालीसा वगैरह जो भी मतलब अधिकारी वगैरह था, वो सब दरबार में मतलब पेश हो तो उसके सामने क्या करे? सर झुकाए, यानी शासक के सामने क्या है? सब नीचे वर्ग का है। यानी इससे पता चलता है कि शासक का अधिकार ज़्यादा है। इसने बलबन ने ड्रेस कोड भी लागू किया था। ड्रेस कोड ये था कि कोई भी व्यक्ति दरबार में आएगा तो कोई भड़काऊ मतलब वस्त्र धारण नहीं करेगा, या फिर उसमें जो जड़ाई किया रहता है, हीरा मोती जवाहरात का जड़ाई किया रहता है, वैसा जड़ाई वाला वस्त्र नहीं होना चाहिए। यानी अपने आप को अलग दिखाना चाहता था कि राजा एक नज़र में पहचान में आ जाए, मतलब पूरी जनता के बीच में मतलब एक झटके में पहचान में आ जाए। इसलिए अपने आप को अलग दिखता था, अलग वस्त्र धारण करता था, और लोगों के लिए यानी अपनी जो मंत्री परिषद था उसके लिए अलग ड्रेस बनवाया था। उसके बाद देखिए फारसी नीति रिवाज पर आधारित नवरोज़ उत्सव प्रारंभ किया था। तो किसने किया था? बलबन किया था। किसने किया था? बलबन किया था। उसके बाद आगे देखिए, किसने कहा कि राजा धरती पर ईश्वर की प्रतिनिधि होता है? बलबन ने कहा था। बलबन ने कहा था कि जो राजा होता है ईश्वर के प्रतिनिधि होता है, यानी ईश्वर राजा को जो राजा का शक्ति है ईश्वर के बराबर है, यानी ईश्वर हमको राजा के रूप में भेजा है लोगों पे शासन करने के लिए। समझे? अब हम लोग देख लेते हैं क्या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लेते हैं कुछ। चलिए देखिए ऑब्जेक्टिव। देखिए ऑब्जेक्टिव दिल्ली सल्तनत गुलाम वंश, इसको देख लीजिए। पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 1, दिल्ली का वह प्रथम सुल्तान कौन था जिसने नियमित सिक्के जारी किए तथा दिल्ली को अपने साम्राज्य की राजधानी घोषित किया? तो क्या हो जाएगा? एक का आंसर क्या होगा? देखिए एक का आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, इल्तुतमिश। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, किसके शासनकाल में मंगोल प्रथम बार सिंध के तट पर देखा गया? किसके शासनकाल में देखा गया था? 2 का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, इल्तुतमिश के शासनकाल में। उसके बाद देखिए 3 नंबर, चंगेज खां का मूल नाम क्या था? चंगेज खां का मूल नाम क्या था? तो 3 का आंसर क्या हो जाएगा? 3 का आंसर सी हो जाएगा, तेमूची नाम था। मूल नाम क्या था? तेमूची था, तेमूची। निम्नलिखित में से कौन मध्यकालीन भारत की प्रथम महिला शासिका थी? तो क्या हो जाएगा? रजिया सुल्तान हो जाएगा, रजिया सुल्तान। यानी सब शासिका थी लेकिन मध्यकालीन भारत की रजिया सुल्तान प्रथम महिला शासिका थी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है? गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था? गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था? तो कौन हो जाएगा? कुतुबुद्दीन ऐबक हो जाएगा। निम्नलिखित में से, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने दिल्ली को सल्तनत की राजधानी के रूप में स्थापित किया था? तो किसने किया था? 6 का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, इल्तुतमिश। यानी वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश को माना जाता है दिल्ली सल्तनत का। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, निम्नलिखित में से किसने भारत में प्रसिद्ध फारसी त्यौहार नवरोज़ को आरंभ करवाया था? तो किसने करवाया था? नवरोज़ को बलबन आरंभ करवाया था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, निम्नलिखित सुल्तानों में किसने गढ़मुक्तेश्वर की मस्जिद की दीवारों पर अपने शिलालेख में स्वयं को खलीफा का सहायक कहा? किसने कहा? तो 8 का आंसर क्या हो जाएगा? 8 का आंसर ए हो जाएगा, बलबन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है? दिल्ली के किस सुल्तान के विषय में कहा गया है कि उसने रक्त और लौह की नीति अपनाई? रक्त और लौह की नीति अपनाई, बलबन। रक्त और लौह की नीति, इसको डिटेल से पढ़ाएं वीडियो में, आप लोग देख लीजिएगा पहले वीडियो को, उसके बाद इसको देखिएगा, सेट लगाइएगा इसको, क्योंकि काफ़ी मतलब डिटेल में बताया गया है, एक बार देख लीजिएगा कम से कम आप लोग। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार नियुक्त किया। किसको नियुक्त किया था प्रथम सूबेदार बिहार में? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 10 का आंसर डी हो जाएगा, मलिक जानी को। किसको? मलिक जानी को। किसको किया था? मलिक जानी को। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, गुलाम वंश के संस्थापक कौन था? गुलाम वंश के संस्थापक कौन था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक हो जाएगा। 12 का देखिए, मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खां भारत के उत्तरी पश्चिम सीमा पर निम्न में से किसके काल में आया था? किसके काल में आया था? तो 12 का आंसर क्या होगा? 12 का आंसर बी हो जाएगा, इल्तुतमिश के शासनकाल में आया था। उसके बाद आगे देखिए, 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है? 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है? 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है? ये मस्जिद है। पहले 2.5 दिन का झोपड़ा था, वो क्या था? संस्कृत विश्वविद्यालय था। उसके बाद इसको मस्जिद में बदल दिया गया। भारत में मुस्लिम राज्य का संस्थापक माना जाता है।
मुस्लिम राज्य का संस्थापक माना जाता है? तो 14 का आंसर क्या हो जाएगा? 14 का आंसर ये हो जाएगा, मोहम्मद गौरी को माना जाता है। उसके बाद 15 नंबर देखिए, दिल्ली सल्तनत का कौन सुल्तान लाख बख्श के नाम से जाना जाता है? लाख बख्श के नाम से ऐबक को जाना जाता है, क्योंकि ये लाखों का दान देता था, इसलिए इसको हातिम ताई भी बोला जाता है, मिन्हाज उस सिराज के द्वारा। दिल्ली सल्तनत, हाँ सॉरी 16, सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कैसे हुई? सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कैसे हुई? ऑप्शन ए में देखिए, उनका महत्वाकांक्षी कुलीन व्यक्ति के कपट से छुरा मारकर उसकी हत्या कर दी गई। ऐसा नहीं था, ये गलत है। पंजाब पर अधिकार जमाने के लिए गजनी के शासक ताजाउद्दीन यलदौज के साथ युद्ध में उनकी मृत्यु हुई, ये भी नहीं हो। बुंदेलखंड के किले कालिंजर को घेरा डालते समय उसने चोट लगी, जिसके कारण बाद में उसकी मृत्यु हो गई, ये भी गलत है। चौगान क्रीड़ा के दौरान अश्व से गिरने के पश्चात उसकी मृत्यु हो गई, ये सही है। क्या है? ऑप्शन डी सही है, क्योंकि चौगान खेलते समय घोड़े से गिर गया था, उसके बाद क्या हो जाता है? उसका मृत्यु हो जाता है। गुलाम का गुलाम किसे कहा गया? गुलाम का गुलाम किसे कहा गया है? तो 17 का आंसर क्या हो जाएगा? 17 का आंसर डी हो जाएगा, इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम कहा गया है। उसके बाद आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 18 में देखिए, 18 में क्या है? यूपीपीसीएस मेंस 2013 में पूछा गया है। कथन ए में बलबन ने अपने शासन को शक्तिशाली बनाया और सारी सत्ता अपने हाथ में केंद्रित कर लिया। ये तो बात सही है, बिल्कुल ऐसा ही किया था। वह उत्तर पश्चिम सीमाओं को मंगोल आक्रमण से सुरक्षित करना चाहता था। तो इसका क्या हो जाएगा? 18 का आंसर क्या होगा? 18 का आंसर बी हो जाएगा। ए और बी दोनों सही है, किंतु ए की समुचित व्याख्या आर नहीं है। दोनों सही है पर व्याख्या सही नहीं है, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, 19 में क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन बलबन के संबंध में सही नहीं है, यानी बलबन के संबंध में गलत क्या है? ये में क्या है? उसने नियमित एक खुदाई के सिद्धांत का प्रतिपादन किया, ये 19 का, ये तो सही है। नियामत खुदाई ये सिद्धांत अपनाया था। उसने इक़्तिदारी व्यवस्था प्रारंभ किया, इक़्तिदारी व्यवस्था इसने नहीं, इल्तुतमिश ने किया था। उसके बाद ये, यानी ये क्या है? ये गलत है। ये क्या है? यही तो चुनना था, ये गलत है, बाकी सब सही है। सी नंबर में देखिए, सी में क्या है? उसने तुर्क के चहलगानी का प्रभाव समाप्त कर दिया, तुर्क के चहलगानी को समाप्त कर दिया था। उसने बंगाल के विद्रोह का दमन किया, बंगाल का विद्रोह को भी उसने दमन किया था। उसके बाद 20 नंबर देखिए, रजिया बेग को सत्ताच्युत करने में किसका हाथ था, यानी रजिया सुल्तान को सत्ता से हटाने में किसका हाथ था? तो 20 का आंसर क्या हो जाएगा? 20 का आंसर तुर्क का हो जाएगा, तुर्कों का। क्योंकि क्या था ना कि रजिया जो थी अपने मतलब शासन तंत्र में जो गैर तुर्क थे उनको नियुक्त किया, और जो तुर्क लोग थे, मूल जो तुर्क था उसको पद से हटा दिया, यानी जो ऊंचे पद पे बैठे थे ना उसको हटा दिया, और गैर तुर्कों को मतलब अपने ये शासन में शामिल करने लगा। इसलिए तुर्कों ने इससे नफरत करने लगा और अंदर अंदर षड्यंत्र चालू कर दिया, और अंततः इसको गद्दी से हटा दिया, यानी अंततः इसका क्या हो जाता है? मृत्यु हो जाता है। मृत्यु नहीं, हत्या हो जाता है, हत्या करवा देता है ये लोग। उसके बाद आगे देखिए, आगे ये क्या है? अपनी शक्ति को समेकित करने के बाद बलबन ने भव्य उपाधि धारण की। कौन सा उपाधि धारण किया था? जिल्ले इलाही, सही बात है, जिल्ले इलाही, जिल्ले इलाही, ठीक है। इसको पढ़ लीजिएगा, थ्योरी में पढ़ाए हैं बढ़िया से, इसको देख लीजिए। जिल्ले इलाही, रखते बम लॉ की नीति, सीधा पाबोस, ये सब जितना है सब कुछ पढ़ाया हुआ है ढंग से, तरीके से, एक बार देख लीजिएगा। 22 नंबर देखिए, दिल्ली का कौन सुल्तान मंगोल नेता चंगेज खां का समकालीन था? कौन समकालीन था? 22 का आंसर क्या हो जाएगा? 22 का आंसर ये हो जाएगा, इल्तुतमिश समकालीन था। दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? तो कौन हो जाएगा? ऐबक हो जाएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक हो जाएगा। 23 का दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक, सॉरी दिल्ली हो रहा है ना, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक तो वहाँ अपनी राजधानी का लाहौर बनाया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर इल्तुतमिश हो जाएगा। उसके बाद आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 24, दिल्ली के सुल्तान बलबन का पूरा नाम क्या था? बलबन का पूरा नाम क्या था? तो गयासुद्दीन बलबन था। क्या नाम था? गयासुद्दीन बलबन, सी हो जाएगा। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कहाँ है? राजधानी लाहौर। राजधानी को पहली बार दिल्ली में हस्तांतरित किया था कौन? इल्तुतमिश किया था, सॉरी हाँ इल्तुतमिश किया था। क्वेश्चन नंबर 26 एंड लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में किसने प्रसिद्ध कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान नहीं दिया? किसने नहीं दिया? किसने नहीं दिया? तो
तो इल्तुतमिश दिया, फिरोज तुगलक दिया, कुतुबुद्दीन ऐबक दिया, गयासुद्दीन तुगलक नहीं दिया। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। बस आज के लिए इतना ही था। इसको पढ़ लीजिएगा ढंग से। ऑब्जेक्टिव हो गया, वन लाइनर हो गया और थ्योरी भी पढ़ाया हुआ है। इतना पढ़ लेने के बाद एकदम निश्चित है, गारंटी है कि इससे बाहर एक क्वेश्चन जा ही नहीं सकता गुलाम वंश से संबंधित। बस आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।